ठीक है बेटा, लास्ट क्लास में जो आपको मैग्नेटिज्म एंड मैटर का असाइनमेंट भेजा था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में टू आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट ईच ऑफ लेंथ L एंड पोल स्ट्रेंथ M आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ये दो बार मैग्नेट्स रखे हुए हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है और इनके जो लेंथ है वो L है, और इससे राइट एंगल पे एक और बार मैग्नेट रखी हुई है, आइडेंटिकल है बिल्कुल इसी के जैसा। ये इसका नॉर्थ पोल हो गया N2 और ये साउथ पोल S2। इसकी भी पोल स्ट्रेंथ M और ये -M और लेंथ इसकी भी L है। तो इसका पूरे सिस्टम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। तो देखो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये M और -M ये तो जीरो हो जाएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा और ये इसके रिजल्टेंट मैग्नेट बन जाएगी। ठीक है, ये L और L से इसकी लेंथ निकालेंगे तो L√2 हो जाएगा। तो जब ये दोनों एक साथ रखे हुए हैं तो N-M को कैंसिल कर देगा और ये इसके रिजल्टेंट मैग्नेट बन जाएगी, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, M इंटू लेंथ, लेंथ हो गया L√2, है ना, और जो डायरेक्शन है वो S2 से N1 की तरफ होगी, S2 to N1, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, तो ये N1 S1 होगा। ठीक है, तो जो सिस्टम है उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा M इंटू L√2, इनकी पोल स्ट्रेंथ M हो गई और लेंथ L√2 हो जाएगी, और जो डायरेक्शन है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी, और इसकी जो सेपरेशन होगा दोनों पोल्स के बीच में L ये है L ये, तो L√2 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा M इंटू L√2 और जो डायरेक्शन है वो इसके साउथ पोल से इसके नॉर्थ पोल की तरफ होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या क्वेश्चन नंबर 2 और देख लीजिए, छोटा क्वेश्चन है वो भी। A current of 3 ampere flowing in a plain circular coil of radius 4 cm and number of turns 20। तो एक प्लेन सर्कुलर कॉइल है, उसका करंट दी हुई है 3 एम्पीयर, रेडियस दे रखे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.04 मीटर, और नंबर ऑफ टर्न्स 20 दिए हुए, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 20। The coil is placed in a uniform magnetic field of magnetic induction 0.5 टेस्ला दिया हुआ। Then what will be the dipole moment of the coil? Coil का dipole moment पूछा है। Dipole moment का मतलब m की वैल्यू पूछी है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है m इज इक्वल टू NIA। तो n की वैल्यू 20 हो गई, I 3, और एरिया हो जाएगा, सर्कुलर कॉइल है इसलिए पाई r स्क्वायर, तो 20 इंटू 3, पाई हो गया 3.14 और r हो जाएगा 0.04 स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी यूनिट आ जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख देना तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। ये कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में टाइम पीरियड के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पहले एक थ्योरी देखेंगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बार मैग्नेट in uniform magnetic field। देखिए जैसे ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ये एक बार मैग्नेट रखी हुई है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, तो ये इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आ गई, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट।
ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक से इसको कंपेयर करिए। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। इसी तरह से ये मैग्नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल रखी हुई है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। आप इसको अगर थोड़ा सा टिल्ट करते हो, मतलब इसकी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर दो, थीटा एंगल से इसको चेंज कर दिया, तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगने लगेगा और टॉर्क की वैल्यू पी ई साइन थीटा आ जाएगी। पी साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा, है ना। अगर ये थीटा बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो जो साइन थीटा है वो थीटा हो जाएगा, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी एम बी इंटू थीटा, तो टॉर्क होगी। अब जो टॉर्क है वो रोटेशनल मोशन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होता है, आई इंटू अल्फा के इक्वल होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको कंपेयर करोगे तो अल्फा हो जाएगा एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। तो देखो ये सब कांस्टेंट है, और अल्फा की जो डायरेक्शन है वो थीटा के ऑपोजिट होगी। जैसे अगर इसका जो रोटेशन है वो इस तरफ है, मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है थीटा उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, और जो टॉर्क है ये इसको ऐसे रोटेट करेगा, तो अल्फा की जो डायरेक्शन है वो इसके अंदर की तरफ होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई थीटा। तो जो माइनस साइन है वो किसको बताता है, माइनस साइन indicates that alpha is decreasing theta। तो जो अल्फा है वो थीटा को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसको डिक्रीज कर रहा है। तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा है, क्योंकि एम बी अपॉन आई तो कांस्टेंट है। Therefore, magnet executes rotational SHM। जो मैग्नेट है वो रोटेशनल SHM को एग्जीक्यूट करता है। तो इसको कंपेयर करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये SHM की इक्वेशन है, आपने 11th में पढ़ी होगी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो इसको इससे कंपेयर करोगे तो थीटा के इक्वल हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ओमेगा स्क्वायर एम बी अपॉन आई के इक्वल हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर अगर एम बी अपॉन आई के इक्वल होगा तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट एम बी अपॉन आई। आई क्या चीज है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो देखिए ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू रख देंगे तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई 1 अपॉन ओमेगा, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, आई अपॉन एम बी। तो अगर आप किसी बार मैग्नेट को स्टेबल इक्विलिब्रियम से हल्का सा टिल्ट करके छोड़ देंगे तो वो इस तरह से एसएचएम करेगा अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, ये मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से एसएचएम करेगा, और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भी। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एसएचएम करता है, उसी तरह से जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक डाइपोल हो गया और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एसएचएम करे। क्वेश्चन नंबर 3,
A thin rectangular magnet suspended freely has a time period of oscillation of 4 seconds. Time period of oscillation 4 seconds दिया हुआ है. If it is broken into two equal halves, उसको जैसे कोई मैग्नेट है, इसको दो इक्वल हाफ में ब्रेक कर दिया जाता है. ये माइनस एम साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम. इसकी जो लेंथ है उसको 2l सपोज कर लीजिए. तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो m इंटू 2l के इक्वल होगा. आपने इसके दो इक्वल हाफ कर दिए. तो जो हाफ है इसकी पोल स्ट्रेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये इसका हाफ हो गया, वन हाफ ऑफ दिस मैग्नेट. तो इसकी जो लेंथ है वो आधी हो जाएगी, यानी कि लेंथ हो जाएगी 2 इंटू एल बाई टू. ये 2l है तो l हो जाएगा, तो इसको हम डाइपोल की तरह लिखेंगे तो 2 इंटू एल बाई टू हमने लिख दिया. तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना हो जाएगा, n पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये 2 इंटू एल बाई टू के इक्वल हो जाएगा. तो m इंटू 2l तो m के इक्वल हो गया. तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हाफ हो जाएगा. तो अगर आप मैग्नेट के दो पार्ट करते हो तो मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा. टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑल्सो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, वो m l स्क्वायर l2l हो गया बाई 12, m l स्क्वायर बाई 12 हो गया. तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप इस पूरी लेंथ को l कंसीडर कर लीजिए. तो ये वाली जो लेंथ है ये l बाई 2 हो जाएगी. तो हमने इसको लिखा है m l स्क्वायर बाई 12. तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा m की जगह तो m डैश l डैश स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा. तो अब इसमें m डैश और l डैश की वैल्यू पुट कर देंगे. तो m डैश तो हो जाएगा m बाई 2 के इक्वल, l डैश l बाई 2 के इक्वल हो गया. इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 12 तो हो जाएगा m बाई 2 l स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 बाई 12. तो ये ml स्क्वायर बाई 12 तो i हो जाएगा और ये 4 टू 8, तो ये i बाई 8 के इक्वल. तो हाफ करने से मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो गया और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो i बाई 8 के इक्वल हो गया. रॉड का, थिन रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर बाई 12. तो उससे हमने इसकी कैलकुलेशन करी. तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ का i डैश वो इसके 1/8 हो गया, यानी कि i बाई 8 के इक्वल. तो अब टाइम पीरियड को कंपेयर करता है, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा. इसका टाइम पीरियड तो दिया हुआ है 4 सेकेंड और इसका टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करनी है, टी डैश की वैल्यू बतानी है. तो अब देखिए टी का हमें फॉर्मूला निकाला था 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम टी. तो 2 पाई इसमें कांस्टेंट है और बी इसमें कांस्टेंट है. तो टी की जो डिपेंडेंस है वो आई के ऊपर होगी और एम के ऊपर होगी. तो टी विल डिपेंड ऑन, या टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आई अपॉन एम. तो इससे अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. तो टी डैश अपॉन टी इसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट आई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आई डैश अपॉन आई, और m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा m अपॉन m डैश. अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए. तो i डैश की वैल्यू हो गई i बाई 8 डिवाइडेड बाई i और m डैश की वैल्यू हो जाएगी m बाई 2. तो ये i से i कट जाएगा, m से m कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा. तो 1/4 1/4 का अंडर रूट हो गया 1/2. तो t डैश अपॉन t 1/2 के इक्वल हो. तो देखिए t डैश अपॉन t की वैल्यू हो गई t डैश अपॉन t इज इक्वल टू 1/2, यानी कि t डैश इज इक्वल टू t इनटू 1/2. t की वैल्यू 4 दे रखी है तो 2 सेकंड आ जाएगा. तो इसका टाइम पीरियड अगर 4 सेकंड है तो इसका टाइम पीरियड हाफ यानी कि 2 सेकंड आ जाएगा. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
क्वेश्चन नंबर 4 दी, a magnetizing field of 1600 एम्पियर पर मीटर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया हुआ है 1600 एम्पियर पर मीटर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को H से डिनोट करते हैं, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स 2.4 into 10⁻⁵ वेबर। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, phi E is equal to E dot A, और अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो ये E into A हो जाएगा, तो इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर एरिया से डिवाइड कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ये फ्लक्स दिया हुआ है, और आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि फ्लक्स को अगर एरिया से डिवाइड कर दूं तो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। आयरन ऑफ वेबर इन अ बार ऑफ आयरन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 0.2 मीटर स्क्वायर, बेटा इसकी यूनिट गलत लिखी हुई है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, तो एरिया दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द बार, तो बार की परमेबिलिटी निकालनी है और ससेप्टिबिलिटी निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है 2.4 into 10⁻⁵, और एरिया इसलिए कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है, तो ये 10⁻⁴ आ जाएगा, ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 into 10⁻⁴, तो 12 into 10⁻⁴ हो जाएगा 1.2 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया 1.2 टेस्ला। अब मैग्नेटिक फील्ड से हम परमेबिलिटी निकाल सकते हैं आयरन की, तो परमेबिलिटी हो जाएगा B/H, तो B हो गया 1.2 और H दे रखा है 1600, तो इसको हम लिख देंगे 1.2/1.6 into 10⁻3, ये 3/4 यानी कि 0.75 हो गया इंटू 10⁻⁻3, ये म्यू की वैल्यू आ गई। अब हमें ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू r -1, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी -1, और रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी का फॉर्मूला होता है μ/μ0। तो म्यू की वैल्यू डाल देंगे, म्यू की वैल्यू हो गई 0.75 into 10⁻⁻3, और म्यू नॉट आपको पता है 4 पाई into 10⁻⁷ होता है, और ये -1, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.75 into 10⁻⁻3, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁷ हो जाएगा 4, और ये 3.14, ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, तो 75/4 into 314, और ये 10⁻⁷ 10⁻⁴ आ गया, तो इसमें से 100 इससे डिवाइड करो तो 75 into 25 into 100 डिवाइड बाय 314, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 624 के इक्वल आ जाए,
तो उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो 624 हो जाएगी, और जो परमेबिलिटी है वो 0.75 इंटू 10⁻³ आ गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। A vector needs 3 quantities for its specification. Name the 3 independent quantities conventionally used to specify the Earth's magnetic field. तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्पेसिफाई करने के लिए 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज की जरूरत होती है, वो आपको बताना। तो इसमें एक क्वांटिटी जो है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ये एक एंगल होता है जो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल है, ये फर्स्ट क्वांटिटी होगी। फिर एंगल ऑफ डिप यानी कि डेल्टा, और तीसरी क्वांटिटी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इसको BH से डिनोट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है। नेम द 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज टू स्पेसिफाई अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए इन 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। B, the angle of dip at a location in southern India is about 18 degrees. Would you expect a greater or smaller dip angle in Britain? तो देखो, सदर्न इंडिया में कोई 18 डिग्री की लोकेशन है, तो आप ब्रिटेन में डिप ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे या कम? तो जो डिप एंगल है वो ब्रिटेन में ज्यादा होगा, इट्स मोर इन ब्रिटेन। Because Britain is closer to magnetic north. Britain is closer to magnetic north of Earth's magnet. या मैग्नेटिक नॉर्थ लिख दिया तो वो अर्थ की मैग्नेट का ही नॉर्थ पोल होता है। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ के क्लोजर है ब्रिटेन, तो इसलिए जो उसका जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ चलते चले जाते हैं, जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर से पोल की तरफ चलेंगे तो जो एंगल ऑफ डिप है वो इंक्रीज होगा, और जो ब्रिटेन है वो नॉर्थ पोल के नजदीक है, तो जो एंगल ऑफ डिप है वो ब्रिटेन में ज्यादा होगा, और ये अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री के करीब होगा। क्वेश्चन नंबर C. If you made a map of magnetic field lines at Melbourne in Australia, would the lines seem to go into the ground or come out of the ground? तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है ना, और ये सदर्न हेमिस्फीयर है, और ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। सदर्न हेमिस्फीयर में जो अर्थ की मैग्नेट होती है, ठीक है, ये जैसे नॉर्थ है तो इस तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, तो अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल होता है, और ये मैग्नेटिक साउथ है तो अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है ना, तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ पोल सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दैट विल कम आउट ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल कम आउट ऑफ द ग्राउंड। तो यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था वो तो ऑस्ट्रेलिया का है जो सदर्न हेमिस्फीयर में। अगर कोई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है जैसे ब्रिटेन है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अंदर की तरफ एंटर करती है, तो जो प्लेसेस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएंगे उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही अंदर की तरफ एंटर करेंगे। जैसे
है ना, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डी पार्ट देखो, ये जैसे मैग्नेटिक नॉर्थ है, अगर इसमें हम कंपास को अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं तो उसकी पोजीशन क्या होगी, और अगर वर्टिकल प्लेन में रखते हैं तो उसकी पोजीशन क्या होगी। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, और जो ये कंपास निडल है, कंपास निडल इज फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में फ्री है मूव करने के लिए, है ना, बिकॉज इसमें कोई टॉर्क नहीं लगेगी। टॉर्क, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इसके ऊपर टॉर्क लगाता है अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखी हुई है। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पोल्स पे 0 होता है, पोल्स पे 0 क्यों होता है, क्योंकि डेल्टा 90 डिग्री होता है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो b cos डेल्टा यानी कि b cos 90 डिग्री 0 के इक्वल है। तो कोई मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं रहेगा, तो ये फ्री है मूव करने के लिए, क्योंकि इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं। अगर आप वर्टिकल प्लेन में देखोगे तो वर्टिकल प्लेन में ये डेल्टा 90 डिग्री है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो b sin 90 डिग्री यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकल होता है पोल्स के ऊपर। तो अगर आप मैग्नेटिक निडल को इस तरह से रखोगे तो जो कंपास निडल है, कंपास निडल will align itself in vertical direction, ये खुद को वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन कर देता है ना। ये जैसे हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे डेल्टा 0 हो जाएगा, और वर्टिकल में ये डेल्टा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यही आपको एंगल, तो अगर आप वर्टिकल प्लेन में रखते हो तो उसको डिप सर्कल बोलते हैं। अगर आप एक कंपास निडल को वर्टिकल प्लेन में रखोगे तो दैट विल बिकम अ डिप सर्कल, और वो उसे 0 के साथ जितना एंगल बनाएगा वर्टिकल लाइन, वो उसका एंगल ऑफ डिप हो जाएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज इन वर्टिकल डायरेक्शन देयर। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, the earth's magnetic field, it is claimed roughly approximate the field due to a dipole of magnetic moment। तो अर्थ का जो डाइपोल है उसके मैग्नेटिक मोमेंट को बताया जाता है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला। सेंटर के ऊपर चेक द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर इन सम वे। तो हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसका हम इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0/4π -m/r³। ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये माइनस को हटा दें। अब इसकी सबकी वैल्यूज हमें पता होती है। अर्थ का जो रेडियस होता है वो 6400 किलोमीटर होता है। 6400 किलोमीटर का मतलब हो गया 6.4 × 10⁻6 मीटर। इसको हमने SI में चेंज कर दिया, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। μ0/4π 10⁻⁻7 हो गया, ये 8 × 10⁻22 r³। तो r³ हो जाएगा
6.4 इंटू 10⁶ का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके ये आता है 0.3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला अप्रोक्सीमेटली। और जो 10⁻⁻4 टेस्ला है उसको हम गॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ऑर्डर होता है गॉस का, यानी कि 10⁻⁻4 टेस्ला। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस ऑर्डर का होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एफ पार्ट देखिए। जियोलॉजिस्ट्स claim that besides the main magnetic north-south pole, there are several local poles on Earth's surface oriented in different directions. How is such a thing possible at all? तो जो अर्थ को स्टडी करते हैं जियोलॉजिस्ट वो क्लेम करते हैं कि हम जो कहते हैं कि भाई एक बार मैग्नेट को हम अर्थ से रिप्लेस कर सकते हैं उसके मैग्नेटिक फील्ड को, तो वो जो एक मेन बार मैग्नेट है उसके अलावा बहुत सारे लोकल नॉर्थ साउथ पोल्स होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो वेक्टर्स में हमने पढ़ा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कि जो बहुत सारे वेक्टर्स का एक मैग्नेटिक एक रिजल्टेंट होता है। तो इसी तरह से जो मैग्नेट है उसमें मैग्नेटिक मोमेंट है और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बहुत सारे लोकल मैग्नेटिक मोमेंट्स का एक रिजल्टेंट एक बड़ी मैग्नेट से बनता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो कहीं पे कम हो, तो उसकी वजह से कई सारे लोकल मैग्नेट्स होंगे जिनके अपने अलग अलग नॉर्थ साउथ पोल होंगे और उनका रिजल्टेंट एक बड़ा मैग्नेट होगा। तो ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसा यस इट कैन बी, इट इज पॉसिबल। जो लोकल नॉर्थ साउथ पोल्स है may arise due to magnetized mineral deposits, due to magnetized mineral deposits। ठीक है, तो ये जो मिनरल्स होते हैं वो एक्सटर्नल फील्ड से मैग्नेटाइज हो सकते हैं और उनका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो सकता है। तो अब ये जो है जो मिनरल्स है उनके डिपॉजिट्स हो जाते हैं, तो उनके अपने नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट हो जाते हैं। तो वो अलग अलग प्लेसेस पे जहाँ पे भी ये मिनरल डिपॉजिट होंगे वहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल बन सकते हैं। तो बहुत सारे नॉर्थ साउथ पॉसिबल है, लेकिन हम एज अ होल अगर पूरी अर्थ को कंसिडर करेंगे तो उसको एक बार मैग्नेट से हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Question number 6. A short bar magnet placed with its axis at 30 degree with a uniform external magnetic field of दिया हुआ है 0.25 टॉर्क का मैग्नीट्यूड दे रखा है। टॉर्क का मैग्नीट्यूड है 4.5 into 10⁻²⁰ जूल। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है। ये तो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा है ना, जैसे टॉर्क पी ई साइन थीटा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे यहाँ पे पी की जगह मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा और ई की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, इससे एम की वैल्यू आ जाएगी। तो टॉर्क हो गया कितना 4.5 into 10⁻²। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है और ये बी हो जाएगा 0.25 और साइन थीटा यानी कि साइन 30 0.25 1/4 हो गया और साइन 30 1/2। तो एम की वैल्यू हो जाएगी 4.5 into 4 to the 8 into 10⁻²।
2 is 0, 9 4 is 36 into 10 is power 2, 3600 मैग्नेटिक मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 3600 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। A short bar magnet of magnetic moment दिया हुआ है m is equal to 3.32 joule per day. It's placed in a uniform magnetic field. Uniform magnetic field दिया हुआ है 0.15 Tesla. If the bar is free to rotate in the plane of the field, which orientation will correspond to its stable and unstable equilibrium? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या ओरिएंटेशन होता है? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या ओरिएंटेशन होता है? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन ईच केस? दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस mv cos थीटा। माइनस m हो गया 0.32, b हो गया 0.15 और cos थीटा यानी कि cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 480, 4 प्लेस के बाद डेसिमल और cos 0 1, तो ये हो गया माइनस 0.048। एनर्जी है जूल आएगा, तो माइनस 0.048 जूल के इक्वल हो गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस mv cos थीटा, तो माइनस m हो गया 0.32, b 0.15 और cos थीटा हो जाएगा cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री होता है माइनस 0.32 इंटू 0.15 और cos 180 डिग्री माइनस 1, ये 0.048 जूल हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Question number 8. A short bar magnet placed in a horizontal plane has its axis aligned along the magnetic north-south direction. Null points are found on the axis of the magnet at 14 cm from the center of the magnet. देखिए जैसे ये नॉर्थ साउथ के अलॉन्ग एक मैग्नेट है, मैग्नेट का सेंटर हो गया और इससे 14 सेंटीमीटर पे, जैसे यहाँ 14 सेंटीमीटर पे ये इसका सेंटर वो सपोज कर लीजिए और ये पी है, यहाँ पे नल पॉइंट मिलता है। नल पॉइंट का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड 0, तो ये नल पॉइंट कैसे पॉसिबल है? अगर इसको साउथ लेते और इसको नॉर्थ लेते हैं तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट का, उसके मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो इसको कैंसिल करेगा। अब यहाँ पे और कोई मैग्नेट तो है नहीं, तो कौन सी ऐसी चीज है जो इस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करेगा? अर्थ तो है, तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, यानी कि उसका
इसके एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा और ये इसके इक्वल होगा, तभी ये इसको कैंसिल कर पाएगा। तो यहाँ से हमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ये मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। कितने सेंटीमीटर पे मिल रहा है? 14 सेंटीमीटर पे मिल रहा है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये 14 सेंटीमीटर। ये सिचुएशन दी हुई है। फिर आगे कहता है कि द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.36 गॉस। इस प्लेस पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.36 गॉस। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.36 गॉस। गॉस मतलब 10⁻⁻⁴ टेस्ला। एंड एंगल ऑफ डिप इज 0। एंगल ऑफ डिप 0 होने का मतलब है कि ये इक्वेटर की बात कर रहा है, मतलब इक्वेटर की पोजीशन पे है। व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस। आप इसका एक नॉर्मल नॉर्मल बाइसेक्टर किया, मीटर पे हम इस पॉइंट पे पहुंच गए। इस पॉइंट को हमने क्यू मार्क कर दी। अब क्यू पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप है वो 0 बता रहा है ना, और इसके नॉर्मल में जाना है। तो ये तो इसका एक्सिस हो गया और ये इसका इक्वेटोरियल लाइन हो गया। तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका क्या रिलेशनशिप होता है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा नॉर्थ पोल से निकल के और साउथ पोल में एंटर करेगा। तो एक तो इक्वेटर पे और एक्सियल लाइन में ये रिलेशनशिप होता है कि जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाती है, और दूसरा रिलेशन होता है कि जो मैग्नीट्यूड है वो जस्ट हाफ हो जाता है। जैसे यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका 0.36 कॉस है, bm की वैल्यू 0.36 कॉस होगी, उससे आधा हो जाएगा यानी कि 0.36/2, तो 0.18 कॉस के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेट का जितना एक्सिस पे है इस डायरेक्शन में होगा तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी और मैग्नीट्यूड में आधा हो जाएगा। एक्सिस पे डबल होता है और इक्वेटोरियल लाइन पे आधा होता है। तो इसकी हेल्प से हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, 0.8 गॉस आ गया और डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। अर्थ के लिए यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे कोई डिफरेंस नहीं। अर्थ का जो साइज है वो 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में ये पी और क्यू पॉइंट में कोई फर्क नहीं है, यानी कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे भी होगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगी। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये बीई, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.36 कॉस, ये 0.36 कॉस के इक्वल होगा। तो क्यू पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। 0.18 दैट इज 0.54 कॉस। ठीक है, तो 0.54 गॉस और इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होगी। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया क्यू पॉइंट के ऊपर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। Delta 1 and delta 2 be the angle of dip observed in two vertical planes at right angles to each other। देखिए दो प्लेन्स हैं और वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। तो ये एक प्लेन है और ये एक दूसरा प्लेन है। 3 डायमेंशन में बना रहा हूँ तो आपको एंगल अलग दिखेंगे। जैसे ये देखिए ये प्लेन ऐसा है एक, और एक प्लेन इस तरह से। अब बोर्ड में तो ये इस तरह से बनाया नहीं जा सकता आपकी तरफ, तो मैंने थोड़ा तिरछा बना दिया, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री में है। मतलब ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है।
तो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है और इनके जो एंगल ऑफ डिप है, ट्रू एंगल ऑफ डिप, एक का डेल्टा 1 है और दूसरे का डेल्टा 2। तो एंगल ऑफ डिप किस किस के बीच में होगा? ये जो फर्स्ट प्लेन है इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया VH1, और इन दोनों के बीच में या इसको खाली H1 लिखते हैं, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो डेल्टा 1 है। और जो दूसरा प्लेन है उसका मैग्नेटिक फील्ड है ये B2, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया H2, और इन दोनों के बीच में ये एंगल ऑफ डिप हो गया डेल्टा 2। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड हैं तो उनका रिजल्टेंट भी होगा, तो उसका एक अपना अलग, इन दोनों का रिजल्टेंट B1 और B2 का निकालोगे तो इससे एक और मेरिडियन बन जाएगा, तो ये एक और मेरिडियन होगा इस तरह। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो गया B। ये B1 और B2 का रिजल्टेंट आ जाएगा B, और ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा H, और इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है वो डेल्टा हो जाएगा। तो हमें इनके बीच में रिलेशनशिप निकालना। ये तीनों वर्टिकल प्लेन में है, तो क्योंकि वर्टिकल प्लेन में है तो ये वाला कंपोनेंट तीनों में कॉमन है, वर्टिकल कंपोनेंट तीनों का सेम है। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो तीनों का सेम हो गया, और जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये H2, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H1, और जो रिजल्टेंट है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H1। ये नीचे वाला डायग्राम देखिए, H1 और H2 का जो रिजल्टेंट है वो H के इक्वल है, जिसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो H हो जाएगा H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर के, H स्क्वायर इज इक्वल टू H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। अब हमें डेल्टा में रिलेशनशिप निकालना है, और ये भी ध्यान रखना है कि इनमें सब में क्या चीज कॉमन है, V कॉमन है, तो V इन सबको रिलेट करेगा। तो देखिए इस वाले मेरिडियन के लिए कॉट डेल्टा किसके इक्वल है? तो कॉट डेल्टा हो जाएगा H अपॉन, ये कॉट डेल्टा निकालोगे तो कॉट डेल्टा 1 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि H1 अपॉन B। तो H1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? B1 कॉट डेल्टा 1। इसी तरह से इस वाले प्लेन से निकालोगे तो H2 हो जाएगा B2 कॉट डेल्टा 2, और इस वाले मेरिडियन से निकालोगे तो B H की वैल्यू हो जाएगी B कॉट डेल्टा। इन सब की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये B कॉट डेल्टा का स्क्वायर हो जाएगा, ये B कॉट डेल्टा 1 स्क्वायर, और ये B कॉट डेल्टा 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये B स्क्वायर कॉट स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू B स्क्वायर कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस B स्क्वायर कॉट स्क्वायर डेल्टा 2। B स्क्वायर सभी में से कॉमन ले लीजिए, तो कॉट स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2। ठीक है, ये प्रूव हो गया, कॉट स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, ये चैप्टर तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर। ओके।